ये कहानी है 3 पीढ़ी का राज्य। तो साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही उदार स्वभाव का, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में प्रजा की सुख सुविधा के लिए जगह जगह कुएं, तालाब, बावड़ी, पाठशालाएं, दवाखाने, अस्पताल, पक्की सड़कें और धर्मशालाएं बनी हुई थी। खेती के लिए सिंचाई के पर्याप्त साधन थे और वाणिज्य व्यापार के लिए हाट बाजारों की अच्छी व्यवस्था थी। लोग सुखी थे। कोई भी चोर अपराधी बिना सजा पाए बचकर न निकल जाए, इसके लिए पुलिस, थाने, अदालत आदि का तथा वकील, बैरिस्टरों का समुचित प्रबंध था। एक बार राजा को इस बात का अभिमान हुआ कि मैं कितनी दक्षता पूर्वक इस राज्य का संचालन कर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप अपना राज्य कितना अच्छा चल रहा है। दूर दूर तक राज्य की ख्याति है। अपनी फौजी व्यवस्था भी कितनी सुगठित है कि कोई दूसरा राज्य अपनी तरफ ललचाई आंखों से देख भी नहीं सकता। कुछ दिन तो राजा ने अपने अभिमान की बात किसी से कही नहीं, लेकिन आखिर एक दिन अपनी बड़ाई का लोभ संवरण नहीं कर सका तो वह बड़े दरबार में लोगों से पूछ बैठा, आप लोग तथा प्रजा के दूसरे सारे लोग यहाँ की राज्य व्यवस्था से संतुष्ट है न? अड़ोस पड़ोस के राज्यों में तथा देश विदेश में अपने राज्य व्यवस्था की कैसी साख है? सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, हुजूर के राज्य में प्रजा की सुख सुविधा की जैसी सुव्यवस्था है, वैसी दूर दूर तक दूसरे किसी राज्य में नहीं है। सभी लोग सुखी और संतुष्ट है। महाराज की जय जयकार दूर दूर तक हो रही है। राजा अपनी बड़ाई की बात सुनकर खुश तो बहुत हुआ, लेकिन फिर एक प्रश्न और पूछा, मेरे पिता का राज्य कैसा था और मेरे पितामह का कैसा था? दरबारियों ने कहा, महाराज, आप समय तो काफी वृद्ध हो चले हैं। शहर में तो शायद ही कोई आदमी हो जिसके आपके पिता और पितामह का राज्य अपनी आंखों से देखा हो। लेकिन हाँ, अपने नगर के पश्चिम में जो पहाड़ी है, उस पर एक साधु रहते हैं। कहते हैं उनकी उम्र बहुत बड़ी है। वह पूरी वितरांगी है, कभी किसी से कुछ नहीं चाहते। उन साधु महाराज ने आपके पिता का राज्य भी देखा है और पितामह का भी। आप चाहे तो उनके पास चलकर तुलनात्मक जानकारी कर सकते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ चुने हुए दरबारियों को साथ लेकर महात्मा के पास पहाड़ी पर गया। महात्मा जी ध्यानावस्था में बैठे थे। राजा खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद महात्मा जी की आंखें खुली। राजा ने तथा दूसरे लोगों ने दंडवत प्रणाम किया। राजा ने कहा, महाराज, आपने मेरे पिता का राज्य भी देखा है और मेरे पितामह का भी। मुझसे प्रजा की जैसी सेवा बन पड़ती है, वह भी आपके सामने है। मैं आपके श्रीमुख से तीनों राज्यों का तुलनात्मक विवेचन सुनने आया हूँ। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ जिसका संबंध तीनों राज्यों से है। यह घटना सुनकर तुम स्वयं निर्णय कर सकते हो कि किसका राज्य कितना अच्छा था। राजा ने कहा, महाराज, अवश्य सुनाइए। राजन, तुम्हारे दादा के राज्य में एक किसान के पास कुछ जमीन थी। उसके घर में दूसरा कोई आदमी खेती में मदद करने वाला था नहीं। अतः उस किसान ने अपनी जमीन दूसरे किसी किसान को खेती करने के लिए दे रखी थी। उन दिनों अध बंटाई या माल गुजारी की प्रथा नहीं थी, इसलिए वह केवल अपने खाने भर का अनाज और आवश्यकता के अनुसार दूसरी कुछ वस्तुएं ले लिया करता था। अकेला आदमी होने के कारण वह खेती तो पूरी पार नहीं पाड़ सकता था, लेकिन उन दिनों कोई आदमी आलसी और प्रमादी नहीं था। अतः वह किसान अपनी जमीन खेती के लिए दूसरे को दिए हुए तो था, किंतु जितनी बन पड़ती थी अपने परिश्रम से दूसरे किसान की मदद कर दिया करता था। एक दिन की बात है कि वह दूसरा किसान जब जमीन जोत रहा था, उसके हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। बैल रोककर उसने जमीन को थोड़ा सा खोदा तो उसमें से अशर्फियों से भरा हुआ एक कलश निकला। वह सहज भाव से उस स्वर्ण कलश को लेकर पहले किसान के पास गया और बोला, तुम्हारी जमीन में से यह कलश निकला है, इसे मैं तुम्हें सौंपने आया हूँ। पहले किसान ने कहा, तुम भी कैसी भोली भाली बातें करते हो। मैं जमीन तुम्हें दे चुका। जमीन में जो कुछ निकले वह तुम्हारा, चाहे अनाज हो चाहे अशर्फी। उन दोनों में आपस में काफी वाद विवाद हुआ, पर कोई भी उस कलश को ग्रहण करने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि राजा के पास चलकर यह कलश उन्हें सौंप देना चाहिए। वे इसे अपने खजाने में रख लेंगे। दोनों किसान आपके पितामह के पास आए और बोले, महाराज, यह श्रवण घट आपकी भूमि से निकला है, आप इसे ग्रहण करें।
राजा ने कहा, तुम दोनों ही कितने नासमझ हो। राज्य जमीन दे चुका, अब उसमें से जो कुछ निकले वह किसान का, राज्य का उस पर क्या हक हो सकता है। आप दोनों में से जिसका भी हक हो वह इसे रख लें। दोनों किसान निराश हुए और आखिर यही तय हुआ कि जिस जमीन में से यह निकला है, प्राप्त हुआ है, उसी में वापस गाड़ दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। राजा ने सुनकर कहा, महात्मन, ऐसा क्यों किया गया? धन का सदुपयोग हो सकता था, पाठशाला वगैरह खुलवाई जा सकती थी, औषधालय अस्पताल बनवाए जा सकते थे, गरीब लोगों को उनके जीवन निर्वाह के लिए मदद दी जा सकती थी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, उन दिनों विधा या चिकित्सा मोल नहीं बिकती थी, वेद नौकरी नहीं करते थे, दान कोई लेता नहीं था, सभी अपने अपने परिश्रम की कमाई खाते थे। सुनकर राजा चुप हो गया। साधु ने फिर कथा आगे बढ़ाई। समय की गति के अनुसार जो जन्मता है वह मरता ही है। इस नियम के अनुसार समय आने पर आपके पितामह का देहांत हो गया और आपके पिता गद्दी पर बैठे। साथ ही वे दोनों किसान भी बैकुंठवासी हो गए। दोनों किसानों के लड़के बड़े हुए। उस बीच नैतिक मान्यताओं में थोड़ा थोड़ा त्रास आ गया था। इसलिए जमीन के मालिक के लड़के के मन में यह बात आई कि पिताजी को जो श्रवण कलश देने के लिए फला किसान आया था वह ठीक ही आया था। जमीन उसे खेती करने के लिए दी गई थी, जमीन से फसल उगे, लेकिन जमीन के भीतर का धन उसका कैसे हुआ? पिताजी ने वह धन लेने से इनकार करके बहुत बड़ी भूल की थी। यह सोचकर वह गया दूसरे किसान पुत्र के पास और बोला, भैया, जो श्रवणगढ़ तुम्हारा बाप मेरे बाप को देने गया था वह ठीक ही गया था। जमीन तो तुम्हें केवल खेती करने के लिए ही दी गई थी, अतः मेरे बाप ने उस धन को ग्रहण करने से इनकार करके भूल की थी। मैं उस भूल को सुधारने आया हूँ। जो किसान जमीन जोतता था उसके मन में भी यह बात आ चुकी थी कि मेरा बाप कितना भोला और नासमझ था कि अपने खेत में निकला हुआ धन दूसरे को देने गया था। जब जमीन अपने को बता दी गई तो उसमें चाहे जो निकले वह अपना है। अगर श्रवण कलश की जगह सांप निकलता और बाप को काट लेता तो मृत्यु उसकी ही होती, न तो पहले किसान की और न राजा की होती। इसलिए पहले किसान के लड़के से उसने कहा, भैया, भूल तुम्हारे बाप ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने की थी, जो अपना धन दूसरे को देने गया था। पहले किसान का बेटा चुपचाप लौट आया, क्योंकि उस वक्त तक हवा इतनी दूषित नहीं हुई थी कि धन के लिए एक दूसरे आपस में लड़ाई झगड़ा करते। दूसरा किसान अशरफियों का वह घड़ा चुपचाप जमीन में से निकाल लाया। चूंकि नैतिक त्रास शुरू हो चुका था, इसलिए कुछ लोग दान भी ग्रहण करने लगे थे। अतः किसान के बेटे ने नगर के कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए थोड़ा धन इधर उधर बांटने में खर्च कर दिया और मौज से रहने लगा। यह तो ही दो किसानों की बात। इधर आपके पिताजी के मन में लोभ समाया कि जमीन के भीतर का धन तो राज्य का ही होता है, वह किसान का कैसे हुआ? अतः मेरे पिताजी ने उस कलश को ग्रहण करने से इनकार करके भूल की थी। राजा जी, यानी आपके पिताजी ने आदमी भेजा उस किसान के पास जो कि जमीन जोतता था। आदमी ने किसान को राजा की बात बताई तो किसान साफ नट गया और बोला कि राज्य तो जमीन दे चुका है, उसमें जो कुछ निकले वह जमीन जोतने वाले का है, राज्य को इससे क्या लेना देना। राजा जी चाहे तो मैं 10-20 आदमियों को लेकर हाजिर हो सकता हूँ जो मेरी बात का समर्थन कर देंगे। ये 10-20 आदमी वही थे जिन्हें किसान पुत्र कुछ धन देकर अपने पक्ष में कर चुका था। आदमी ने वापस आकर राजा जी को सारी बात कही तो वह भी कुछ नहीं बोले, चुप रहना ही ठीक समझा। समय बीतता गया। जिस तरह पत्ते पकने पर अपने आप झड़ जाते हैं, उसी तरह समय आने पर आपके पिताजी स्वर्गवासी हो गए और वे दोनों किसान पुत्र भी। अब आया आपका राज्य। हर बात के कानून कायदे बन गए, अदालतें और पुलिस थाने भी खड़े हो गए, मुकदमा लड़ने के लिए वकील बैरिस्टर भी पढ़ लिख कर तैयार हो गए। दोनों किसान पुत्रों के बेटों में उस श्रवण कलश को लेकर वाद विवाद हुआ। नौबत यहाँ तक पहुंची कि उनमें मारपीट हो गई। अदालत में मामला गया तो दोनों किसानों को मारपीट के अपराध में 6-6 महीने की सजा हो गई और अशरफियों का वह कलश राज्य की संपत्ति माना गया। अब राजन, हालत यह है कि वह अशरफियों वाला कलश तो आपके खजाने में है और वे दोनों किसान आपकी जेल में, क्योंकि न्यायप्रिय राजा के राज्य में कोई अपराध करके सजा से कैसे बच सकता है। घटना मैंने सुना दी, राज्य के भले बुरे होने का तुलनात्मक निर्णय आप स्वयं कर दें। राजा पसीने पसीने हो गया और वह महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके अपने
अहंकार जनित अपराध के लिए क्षमा मांगकर अपने महलों में लौट आया। उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि राज्य व्यवस्था वही अच्छी मानी जानी चाहिए जिसमें प्रजा के नित्य के कामों में राज्य की कम से कम दखलंदाजी हो। तो साथियों, अगली बार कुछ नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।